हेलो गाइस। हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी देखा है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर ऑफ पीरियोडिसिटी में हमने एलिमेंट जो कि 18th सेंचुरी में टोटल 31 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो सबसे पहले लिविस हायर ने उसे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक थे मेटल और दूसरे थे नॉन मेटल। फिर डोबेनायर आए, दैट इज 1865 में 1829 में डोबेनायर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, उनकी अरेंज की ऑन द अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और वो तीन तीन एलिमेंट का जो ग्रुप था जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी, उसे क्या बोला, डोबेनायर ट्रायड्स। क्या बोला उसे, डोबेरिनर ट्रायड्स। और उसके बाद में हमने उसका लिमिटेशन भी देखे थे कि इट इज एप्लीकेबल फॉर फ्यू एलिमेंट, हेंस इट इज डिस्कार्डेड। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, दैट इज न्यूलैंड ऑक्टेव, दैट इज न्यूलैंड आए, AR न्यूलैंड, अलेक्जेंडर न्यूलैंड। उन्होंने 1865 में क्या किया, एलिमेंट्स को कैसा अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और उनको ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि एवरी 8 एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी दैट फर्स्ट वन, लाइक दैट म्यूजिकल नोट जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट्स है, उनकी प्रॉपर्टी क्या कर जा रही थी, मैच कर जा रही थी। उस लॉ को उन्होंने कहा दैट इज न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। क्या कहा, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। उसके बाद में न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ का भी हमने लिमिटेशंस देखे। उस टाइम में उन्होंने नोबेल गैसेस भी डिस्कवर हो चुके थे कुछ, लेकिन उसको उसमें कंसिडर नहीं किया। नेक्स्ट जो है वो सिर्फ लाइटर एलिमेंट के बारे में ही एक्सप्लेन दे पाए, और हेवियर मेटल एलिमेंट जो थे, जैसे कि हेवियर एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था, उसके बारे में वो उसे कंसिडर नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो आते हैं साइंटिस्ट, दैट इज 1869 में, जिसे कहते हैं लुथरमेयर। लुथरमेयर ने क्या किया, लुथरमेयर ने एक कर दी, उसे बोला गया लुथरमेयर कर। क्या बोला गया उसे, लुथरमेयर कर। और लुथरमेयर कर में हमने देखा था कि एटॉमिक वॉल्यूम लिया था अगेंस्ट द एटॉमिक मास नंबर, तो उनके वेरिएशन मिला, उसके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। और लुथरमेयर जो कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं था, इसलिए उसको भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्डेड कर दिया गया। उसके बाद में सुनिएगा, उसके बाद में एक नए साइंटिस्ट है, इट इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट विच इज द दिमित्री मेंडलीफ। दिमित्री मेंडलीफ ने क्या किया, उसके साथ में दैट इज द लुथरमेयर भी थे, तो उन्होंने साथ में वर्क किया। लेकिन दैट इज द मेंडलीफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, तो उसे कहा जाता है दैट इज द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, दीज आर द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। उन्होंने सबसे पहले एक बेहतरीन इफर्ट किया कि एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो मेंडलीफ ने टोटल 63 एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया था। 63 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, ऑन द बिहाफ ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। फिर से सुनिएगा, मेंडलीफ ने, दिमित्री मेंडलीफ ने एलिमेंट को क्या किया, अरेंज किया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इन द फॉर्म ऑफ इन द टेबुलर फॉर्म। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज होंगे उसे बोला गया पीरियड, और जो 8 वहां पे वर्टिकल लाइंस थी, वर्टिकल कॉलम्स थे, दैट्स कॉलम व्हिच इज कॉल्ड एज द ग्रुप। तो चलिए यहाँ पे हम मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल देखते हैं कैसा था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देखिए आप, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल व्हिच वाज गिवन बाय द मेंडलीफ ने जो दिया था उसे कहते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। अब ये जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, इसका फर्स्ट पॉइंट है, ये बात ध्यान में रखिएगा, these are based on एटॉमिक मास नंबर। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है। यहाँ पे सारे के सारे हमने जो भी कंक्लूजन, इससे पहले जो भी हमने एफर्ट्स देखे हैं रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, वो एटॉमिक मास के बिहाफ पे ही अरेंज किए गए थे। तो ये भी जो था मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल बेस्ड था किसके ऊपर, दैट इज द एटॉमिक मास नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात ध्यान में रखिएगा, इन्होंने टोटल इट कंसिडर हाउ मेनी एलिमेंट्स, दैट इज 63 एलिमेंट। 63 एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया, सो दैट इट इंक्लूड दैट्स पीरियोडिक टेबल इंक्लूड हाउ मेनी एलिमेंट्स, दैट इज इंक्लूड द 63 एलिमेंट्स। 63 एलिमेंट्स इसमें क्या थे, इंक्लूड्स थे। नेक्स्ट बात ध्यान में रखिएगा, थर्ड पॉइंट, दिस पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास नंबर दैट्स कंटेन, देखो यहाँ पे दैट्स कंटेन 7, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड दैट 7 हॉरिजॉन्टल रोज व्हिच वाज कॉल्ड एज द, इसे कहा उन्होंने पीरियड। क्या कहा इन्हें, व्हिच इज कॉल्ड एज द पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल जो रोज थे, जो आड़े जो लाइनें थी, आड़े जो बॉक्स थे, उसे उसने क्या कहा, रोज कहा। और वो रोज को क्या बोलोगे आप, दैट इज द पीरियड। क्या बोलोगे यहाँ पे, पीरियड। तो कितने पीरियड्स थे यहाँ पे ध्यान में रखना, पूछा जाता है कई बार कि जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने रोज थे या कितने पीरियड थे, दैट इज द 7 पीरियड एंड सुनिएगा, एंड 8
8 क्या हो जाएगी उसमें, 8 क्या हो जाएंगे वर्टिकल कॉलम्स, 8 क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज 8 हो जाएंगे वर्टिकल कॉलम्स, क्या हो जाएगी यहाँ पे 8, these are the vertical columns and that vertical columns which was called as the groups, उन्हें क्या कहा, ग्रुप्स कहा गया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है, यही बातें इंपॉर्टेंट है उसमें की कि बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर इट इंक्लूड द 63 एलिमेंट ओनली एंड दैट कंटेन द 7 rows which is called as the period and 8 columns, 8 vertical line which was called as the groups बोलोगे आप उसे, क्या बोलोगे, ग्रुप्स बोलोगे। और एक बात ध्यान में रखना, 7 जो रोज का कंसेप्ट है ये आज भी ट्रू है, 7 रोज का जो कंसेप्ट है या पीरियड का जो कंसेप्ट है वो भी आज भी ट्रू है। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी जो देखते हैं उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हम 7 रोज या 7 पीरियड ही डिस्कस करते हैं। आपको बात समझ में आ रही है, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे कहा जाता है मेंडलिक पीरियोडिक टेबल। मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं निकाला, थोड़ा मतलब उसमें 63 एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किए गए हैं, अरेंज किए हैं, तो उसे कहा जाता है दैट इज द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का देखिए, मेंडलीफ का जो दिमित्री मेंडलीफ है उसके इफर्ट्स देखिए आप, उसमें क्या किया, जैसे कि हाइड्रोजन से लेकर, हाइड्रोजन को छोड़ो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में आता है इधर फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियॉन आता है दैट इज फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में पोटेशियम। इस तरीके से एलिमेंट, टोटल 63 एलिमेंट क्या किए उन्होंने, अरेंज किए। किसने अरेंज किए यहाँ पे, मेंडलीफ ने, इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म विच इज कॉल्ड एज दी, क्या बोलोगे आप उसे, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, जिसमें एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला है, उस तरीके से एलिमेंट को एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखे गए एलिमेंट। तो क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट उस टाइम में अनडिस्कवर्ड थे, कुछ एलिमेंट उस टाइम में अनडिस्कवर्ड थे, लेकिन मेंडलीफ ने उनके पीरियोडिक टेबल में उनके लिए स्पेस छोड़ दी थी उस एलिमेंट के लिए। क्या बोला था उस टाइम में, उन्होंने बोला था कि कुछ वक्त के आगे कुछ एलिमेंट ऐसे डिस्कवर्ड होंगे जिनकी प्रॉपर्टी इस एलिमेंट से मैच कर जाएंगे। जैसा कि बोरॉन के नीचे के एलिमेंट रहेंगे, उसे बोलोगे दैट इज इका बोरॉन कहा गया उस टाइम में। एक्चुअली उस टाइम तक एलिमेंट वो डिस्कवर्ड नहीं हो चुके थे, लेकिन उसके नीचे उसे जगह दी गई थी, लेकिन वो जो जगह थी वो स्पेस खाली थी, एम्प्टी स्पेस था, एम्प्टी वैकेंट स्पेस था। तो वो बोला गया कि वो जो एलिमेंट नया डिस्कवर्ड होगा वो बोरॉन की जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसको उस टाइम में नाम दिया गया था इका बोरॉन। उस तरीके से एल्यूमिनियम के नीचे के कुछ एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट के नीचे के कुछ एलिमेंट्स रहेंगे, उसे बोला गया इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन। समझ में आ रही है बात। इस तरीके से कुछ कुछ एलिमेंट के लिए जगह छोड़ दी गई थी उस टाइम में मेंडलीफ के, और वो बात जो है कई दोनों के बाद में ट्रू हुई थी। इसलिए मैंने बोला है कि दिमित्री मेंडलीफ इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। क्यों बोला है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में उनकी जो बातें हैं वो सही हुई थी कि जो बोरॉन के नीचे जो एलिमेंट रखे गए या एल्यूमिनियम के नीचे जो एलिमेंट रखे गए या सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट रखे गए, उनकी प्रॉपर्टी उस सिलिकॉन से या एल्यूमिनियम से मैच कर गई थी। समझ में आ रही है बात। एक्चुअली देखिए ये यहाँ पे टोटल 8 कॉलम्स जो थे, वो 8 कॉलम्स को भी उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, दैट इज द ए और बी में, ए और बी में, ए में और बी में। लेकिन इनका लिमिटेशंस क्या है सुनिएगा, ये पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहली बात ये थी कि इन्होंने सबसे एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे इसको अरेंज किया गया था, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे अरेंज किया गया था, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी कि एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज किया। प्रॉब्लम कहां पे हुई, एटॉमिक मास के बिहाफ पे अरेंज करने के बाद हुई। अगर आप बोलोगे कैसे, किस तरीके से, तो क्या हुआ था, तो देखिए जिसका एटॉमिक मास नंबर कम होगा वो पहले होगा, जिसका एटॉमिक मास नंबर होगा वो ज्यादा होगा वो बाद में होगा। लेकिन कुछ एलिमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने भाई साहब ने क्या कर दिया, कुछ एलिमेंट जो थे जिनका एटॉमिक मास ज्यादा था उन्हें पहले रख दिया। जैसे कि स्कैंडियम अगर लोगे आप, तो स्कैंडियम का एटॉमिक मास जिंक से कम होता है, तो स्कैंडियम के बाद में जिंक आएगा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था, जिंक को पहले रख दिया था स्कैंडियम से। तो यही प्रॉब्लम हो गया था। इसे बोलते हैं पीरियोडिसिटी, दैट इज रेगुलर इंटरवल आफ्टर रेगुलर इंटरवल, जो रिपीटेशन होती है प्रॉपर्टी में उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। मैं लिखा के दूंगा पीरियोडिसिटी क्या होता है। तो पीरियोडिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों आपने हेवियर एलिमेंट पहले रखा, लाइटर एलिमेंट बाद में रखा, इसे ही कहते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी को ये भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो यही इनका क्या रहेगा, लिमिटेशन रहेगा। तो आप बात देखिए यहाँ पे, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। he couldn't explain the cause of periodicity, explain the cause of periodicity। periodicity का cause क्यों होता है, periodicity एक्चुअली रेगुलर इंटरवल के बाद में
रेगुलर इंटरवल के बाद में मॉलिक्यूल में या एटम्स में, जैसे कि हमने बोला था न्यूलैंड ऑक्टे में बोला था, एक सर्ट आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट्स शो दी फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट शो दी सिमिलर प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी। उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्यों होती है, वो पीरियोडिसिटी क्यों होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, दैट इज मेंडलीफ। सो दैट इज ही कुडंट एक्सप्लेन दी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। और एक और बोला है मैंने यहाँ पे कि वो जो एलिमेंट, जो लाइटर एलिमेंट, हेवियर एलिमेंट पहले रख दिया और लाइटर एलिमेंट बाद में रख दिया, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये हमें तो बस मुझे आपको बताना था इतना कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है। फिर इसके बाद में एक नए साइंटिस्ट है 1913 में, 1913 मतलब 1913 से पहले आए होंगे, लेकिन उनका जो इफर्ट्स था वो 1930 में मतलब क्या किया गया, पुट फॉरवर्ड किया गया। उन्हें कहा जाता है दैट इज हेनरी मोजले। क्या कहा जाता है? हेनरी मोजले। फिर हेनरी मोजले ने क्या किया, सुनिएगा यहाँ पे, हेनरी मोजले ने फिर से एलिमेंट को ट्यूबुलर फॉर्म में क्या करने की कोशिश की, अरेंज करने की कोशिश की। तो हम हेनरी मोजले का पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बस इतना ही लिखना है आपको। बुक्स में दिमित्री मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल दिया है, मैंने जो बोला है वो उसमें एज इट इज था, ठीक है। अब इसके बाद में हम किसका पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं, दैट इज जो कि मोजले का है। इसकी ही सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब बातें हम इसकी ही स्टडी करने वाले हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं दैट इज हेनरी मोजले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने दिमित्री मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल नहीं निकाला है क्योंकि मुझे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकालना था। तो देखिए मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी निकाल के रख चुका हूँ। थोड़ा सा टाइम हमारा थोड़ा बच जाएगा, इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी पहले ही निकाल के रख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था जो कि हेनरी मोजले ने दिया था 1913 में। तो क्या किया था 1913 में, उसने बोला था कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है जो कि बेस रहेगा किसके ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर, दैट कंटेन दी 18 कॉलम्स एंड दी 7th रो। मैंने लिखा है यहाँ पे 18 कॉलम्स एंड दी 7th रो ऑन दिस पीरियोडिक टेबल कंटेन 18 कॉलम्स एंड दी 7th रो। क्या किया हेनरी मोजले ने, हेनरी मोजले ने क्या किया, एलिमेंट्स लिए, एलिमेंट्स लेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो क्या किया, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इसके ऊपर क्या किया, बम्बार्ड किया। हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड किया, उसमें से क्या निकले, एक रेज बाहर निकले, दैट रेज विच इज कॉल्ड एज दी एक्स रेज। हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में देखा था कि अगर कैथोड रेज, अगर हाई वेलोसिटी कैथोड रे अगर किसी मेटल सरफेस पे या एलिमेंट पे अगर बम्बार्ड कर दिए जाए तो उसमें से क्या निकलते हैं, एक्स रेज निकलते हैं। तो देखिए एलिमेंट्स क्या किया गया, एलिमेंट्स के ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बम्बार्ड किए गए, उसकी जो है यहाँ पे उसमें से एक्स रेज बाहर निकले। तो कितने वेलोसिटी से, कितनी वेवलेंथ से या कितनी फ्रीक्वेंसी से उसके ऊपर वो हाई वेलोसिटी पार्टिकल बम्बार्ड किए गए एलिमेंट के ऊपर, और कितनी वेलोसिटी से या कितनी वेवलेंथ की एक्सरेज या कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव वहां से निकली है, उसके बिहाफ पे क्या किया, एटॉमिक नंबर के वर्सेस में फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ प्लॉट किया। किसने, दैट इज द मोजले ने। और उन्हें एक बात ऑब्जर्व हुई, दैट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन बिटवीन द एटॉमिक नंबर and the frequency of that emitted X-rays, show that a graphical representation। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उन्हें कैसा शो हुआ, जैसा जैसा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एक रेगुलर इंटरवल में बढ़ेगी। लेकिन एक रेगुलर इंटरवल में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बड़ी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, सिंपल है, फिर से सुनिएगा। मोजले ने क्या किया, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मेटल के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर बम्बार्ड किए, उसमें से एक्सरेज बाहर निकली। तो कितनी वेलोसिटी से कितनी एनर्जी की इलेक्ट्रॉन उन्होंने बम्बार्ड की थी, ये तो उन्हें पता था। और वो जो है वहां से जो एक्सरेज निकली थी वो कितनी वेवलेंथ की एक्सरेज निकली या कितनी फ्रीक्वेंसी की वेव्स वहां से निकली, वो उन्होंने वहां पे मेजर कर लिया। तो उसके बिहाफ पे कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वर्सेस उसके फ्रीक्वेंसी, उसकी एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी में अगेंस्ट में उन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया। और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या शो करता है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसी वैसी स्ट्रेट लाइन में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो उस पर से उन्होंने कंक्लूड निकाला कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट की क्या कर जा रही है, मैच कर जा रही है। उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पे कि आफ्टर सर्टन रेगुलर इंटरवल के बाद में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या कर जा रही है, मैच कर जा रही है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, ड्यू टू इट्स सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं सोडियम लेके चलूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला 3s1 हो जाता है।
अगर मैं पोटेशियम लेके चलूं तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 हो जाता है। वही अगर रुबिडियम लेके चलूं तो 5s1 हो जाता है। वही सीजियम लेके चलूं तो क्या हो जाता है, दैट इज 6s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसे ही पीरियोडिसिटी कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया और बताया कि फिर यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट को अरेंज किया, उसे ही बोला जाता है दैट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उन्हें ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि दैट्स एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ दैट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड एक्सरेज, वेयर z इज एटॉमिक नंबर और दैट इज न्यू इज क्या बोलोगे आप, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। इतनी दूर हमें जाना नहीं है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बता चुका हूं। सिर्फ यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए कि इसमें 18 कॉलम्स है, 18 कॉलम्स है और 7 पीरियड है या फिर 7 रोज है, जो कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी थे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्चुअली चाहता तो आपके सामने बनाना था, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा यूटिलाइज हो जाता, वीडियो और लेंथ बढ़ जाती, इस वजह से नहीं बनाया मैंने। तो पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको 18 कॉलम्स निकालने हैं। तो पहले सबसे पहले आप एक कॉलम ड्रॉ कर लो, उसके बाद में एक स्टेप नीचे उतरो और 6 कॉलम ड्रॉ, मतलब 6 एक कॉलम निकालो। देखो फिर से सुनिएगा, हमने क्या किया, एक कॉलम निकाला और उसके बाद में एक स्टेप नीचे उतर के और एक कॉलम निकाला, उसके बाद में 2 स्टेप नीचे उतर के यहाँ पे 10 कॉलम निकाले गए। पहले एक स्टेप नीचे उतरे, एक कॉलम निकाले, 2 स्टेप नीचे उतरे, टोटल 10 कॉलम निकाले। फिर 2 स्टेप बढ़ाना है आपको, 5 कॉलम निकालना है और एक स्टेप बढ़ाना है, 1 कॉलम निकालना है। इस तरीके से 18 कॉलम्स हो जाएंगे। उसमें 7 रोज देखिए मैंने नंबर भी दिए हैं, ये फर्स्ट रो रहेगा, ये सेकंड रो रहेगा, ये थर्ड रो रहेगा, ये 4th रो रहेगा, ये 5th रो और ये 7th रो, सॉरी 6th रो और ये क्या रहेगा 7th रो। इस तरीके से आप देख लीजिएगा टोटल कितने रोज है, उसमें 7 रोज है। और रोज को क्या कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज दी पीरियड। और एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे यहाँ पे अरेंज किया गया है। सबसे पहले देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन रखा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी, अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी, तो आप बोलोगे दैट इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होगी। मतलब हाइड्रोजन इस पूरे पीरियोडिक टेबल में बेघर है, उसका कोई घर नहीं है। समझ में आ रही बात? एक्चुअली ऐसा क्यों है, फिर यहाँ पे इसे क्यों रखा गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनसे इस कॉलम से मैच कर जाता है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की तरह भी है, तो यहाँ पे भी रखना चाहिए था उसे। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन का इस पीरियोडिक टेबल में कोई घर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने 18 कॉलम्स निकाले और 7 रोज आपको दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि हमने यहाँ पे कितने रोज निकाले हैं, 7 रोज। तो जो पहला कॉलम है, देखिए पहला कॉलम है जिसे कहते हैं उसी स्क्वाड एज दी पहला ग्रुप कहेंगे। तो ये जो पहला कॉलम है इसे कहते हैं फर्स्ट ए। क्या कहते हैं इसे, फर्स्ट ए। और ये जो सेकंड कॉलम है दिख रहा है आपको साफ, दैट इज जो सेकंड कॉलम है इसे कहते हैं दैट इज सेकंड। क्या कहते हैं इसे, सेकंड है। अब ये जो थर्ड कॉलम है इसे थर्ड ए नहीं कहते। एक्चुअली जो 13 नंबर का जो कॉलम्स है, देखिए ये अगर आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कौन से कॉलम कहाँ पे है, उनके नाम क्या है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एलिमेंट को, अगर मैं कहीं से एक रैंडमली एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लूं और वहां से आपको बोलूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, या ये एलिमेंट का आप मुझे बताइए कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, या इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारी बातें इस पीरियोडिक टेबल से आपको बताती आएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो 13 नंबर का जो कॉलम है, 13 नंबर का जो कॉलम है उसे कहते हैं थर्ड ए। क्या कहते हैं उसे, थर्ड ए। उसके बाद में 14 नंबर के कॉलम को क्या बोलोगे, 4a। देन 15 नंबर के कॉलम को क्या बोलोगे, 5a। देन 16 नंबर के कॉलम को क्या बोलोगे, 6a। दैट इज द 6a, सॉरी ये क्या होना चाहिए, 6a होना चाहिए। और जो 17 नंबर का कॉलम होगा उसको क्या बोलोगे आप, दैट इज 7a। और जो 18 नंबर का जो कॉलम होगा उसे बोलोगे आप दैट इज 8a। क्या बोलोगे आप उसे, 8a। बात समझ में आ गई, सिंपल बात थी। अब यहाँ पे देखिए जो 11 नंबर का कॉलम है, 11 नंबर का कॉलम है उसे कहते हैं फर्स्ट बी। 3 नंबर के कॉलम को फर्स्ट बी नहीं कहते। यहाँ पे देखिए 11 नंबर के कॉलम को क्या कहते हैं, फर्स्ट बी। देन 12 नंबर का जो कॉलम है उसे कहते हैं सेकंड बी। अब वापस आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, दैट इज थर्ड बी। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 4 नंबर का 4b। ये क्या हो जाएगा, दैट इज 5th बी। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, दैट इज 6th बी। और 7 नंबर का हो जाएगा दैट इज द 7b। क्या हो जाएगा, 7b। और ये तीनों को मिला के, ये देखिए यहाँ पे 8 9 10, 8 9 10, ये तीनों को मिला के कहा जाता है दैट इज 8b। क्या बोलते हैं इनको, 8b बोलते हैं। तो देखो 18 कॉलम्स एंड दी 7th रो, 18 कॉलम्स एंड दी 7th रो। तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट की जो अरेंजमेंट की है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, बाद में एटॉमिक नंबर 2 हीलियम है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। भाई याद कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा आपको।
दैट इज द लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड दी नियॉन, फ्लोरीन एंड दी नियॉन। इस तरीके से एलिमेंट रखे गए हैं। अब यहाँ पे कुछ जगह हमने खाली बता दी। एक्चुअली ये एलिमेंट जो है ये दैट इज अ सिंथेटिक एलिमेंट है, इसलिए मैंने पहले ही नहीं लिखे। इसके नीचे और भी कुछ 28 एलिमेंट रखे गए हैं। अब हमारे पास में स्पेस तो नहीं है इसलिए मैंने लिखे नहीं है। इसके नीचे और बेटा 28 एलिमेंट है, जैसे कि एक 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है और एक उसके नीचे ही और 14 एलिमेंट्स का क्या है यहाँ पे ग्रुप्स है, ठीक है। तो टोटल 28 एलिमेंट्स हो जाते हैं वो, लेकिन हमारे पास में स्पेस नहीं होने की वजह से मैं नेक्स्ट टाइम जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा या जब हम उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो सारे एलिमेंट में बिल्कुल लिखूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये एलिमेंट्स एक इस तरीके से एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे यहाँ पे रखे गए। अब यहाँ पे एक बात और देख लीजिए कि इस एलिमेंट को आपको याद करना है और याद करना बहुत सिंपल है। आप इसके लिए कुछ न्यूमोनिक्स है आप यूज कर सकते हो, आपको पता होगी तो आप भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मुझे कुछ पता है तो मैं बताने वाला हूँ आपको, जो मैंने पढ़ा था मेरे टाइम में या कुछ अभी अभी बनाए हैं तो वो हम न्यूमोनिक्स यहाँ पे देखने वाले। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो फर्स्ट वन जो कॉलम नंबर फर्स्ट वन है इसे कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। और दूसरा जो सेकंड ए के जो एलिमेंट है उन्हें कहते हैं दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। देखिए मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा यहाँ पे लिखने के लिए हमारे पास में स्पेस नहीं है, तो साइमल्टेनियसली मैं स्लो लेके चलूंगा तो आप साइमल्टेनियसली उसे लिखने की कोशिश करिएगा। अब कॉपियर पेन लेके बैठिए आप, और जो मैं पॉइंट अभी जो बोलने वाला हूं वो साइमल्टेनियसली आप राइट डाउन कीजिएगा, दैट इज नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बोला है कि जो कॉलम नंबर 1 है उसे कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं उसे? अल्कली मेटल। और कॉलम नंबर सेकंड ए को क्या कहते हैं? दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। अगर हमें इसे याद करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड दी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड दी फ्रांसियम। इसे क्या बोल सकते हो? दैट इज हेलिना करब से फरार। देखिए यहां से हेलिना करब से फरार। करब से एक्चुअली क्या होता है कि करब माने एक जो एक्चुअली जो ज्वाइंट फैमिली होती है, जो उसे उर्दू में एक वर्ड कहा जाता है करब, बड़ा बड़ा कुंबा वगैरह होता है उसे करब कहते हैं। तो दैट इज द हेलिना करब से फरार। करब बोले थे बड़े घर से फरार से, कब्र से नहीं, कब्र से अगर कोई फरार नहीं हो सकता तो ये दैट इज करब से फरार है, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, हेलिना करब से फरार। नेक्स्ट जो है दैट इज द, यहाँ पे देखो आप देखो, बेमक्का सरबारा, या फिर ऐसा बोल सकते हो आप बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो यहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनो, हेलिना करब से फरार। नेक्स्ट है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बाप राजी बोल सकते हो या बाप रोए भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। एक्चुअली ये जो है ये न्यूमेरिक्स जो बनाए जाते हैं ये आपके कन्वीनियंट के लिए, आपको रिमाइंड करने के लिए, याद रखने के लिए चीजें बनाए जाते हैं। इसका कोई यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हुआ यहाँ पे देखो, इसे क्या बोल सकते हो आप? दैट इज स्काइला। इसे क्या बोल सकते हो आप? दैट इज स्काइला। लोग बोलते हैं ना दैट इज चांद तारे लेके आऊंगा, तो नहीं, चांद तारे लेके मत आओ, दैट इज स्काइला। स्काइला में सब आ जाते हैं, चांद तारे सूरज सब आ जाते हैं। सो दैट इज स्काइला एक। क्या हो जाएगा? स्काइला एक। समझ में आ रही है? स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम एंड एक्टिनियम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज टीजर हब। दैट इज टिटानियम, जिर्कोनियम एंड हाफनियम। क्या बोलोगे? टीजर हब। चाहे तो आप आपकी लैंग्वेज में, आप जो लैंग्वेज में मराठी या हिंदी में आप उसे क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। मराठी हिंदी तो एक ही होगी, जैसी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलोगे आप? दैट इज वीनप्टा, वैरडियम, नियोबियम एंड टंटैलम। दैट इज वीनप्टा। के बाद में देखिए कर्मो। क्या हो जाएगा? कर्मो। ये आपको पता है दैट इज कर्मो। दैट इज डब्ल्यू इज टंगस्टन। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैं बहुत सारे पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ आज ही के लेक्चर में। टंगस्टन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। इसलिए आपको पता है जो पहले जो लैंप आते थे CFL से पहले, उसमें एक तार होता है, वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, दैट इज कर्मो। क्या हो जाएगा? कर्मो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंटकरी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं, तो पूछ लेना आपने कि सर मंटकरी बोले तो क्या होता है, क्या बताओगे आपको? दैट इज एक न्यूक्लियोनिक्स बनाया है हमने, दैट इज द मंटकरी के बाद दैट इज फिर ऑस। क्या बोलोगे आप यहाँ पे? फिर ऑस। उसके बाद में देखो कौन रहे इधर, किधर भी रहो लेकिन इधर मत रहो, दैट इज कौन रहे इधर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? निपटपट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? निपटपट हो जाएगा। देखिए बेटा कुछ तो ओल्ड ही है इसमें, कुछ नए नहीं है, ठीक है। तो कुछ नए भी है लेकिन कुछ ओल्ड ही है, जिस टाइम में मैंने पढ़े थे उस टाइम के। सो दैट इज यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज द कोसिगो। दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑरम बोले तो गोल्ड होता है ना, तो दैट इज कोसिगो। ये क्या हो जाएगा? Zn। और ये कैडमियम, ये मर्क्यूरी।
जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, जिसको बोलोगे जन सड़ मर। क्या बोलोगे आप? जन सड़ मर, जन सड़ मर। और यहां पे देखिए आप, दैट इज द बल्गा इंटल। क्या बोलोगे? बल्गा इंटल। समझ में आ रही है बात? बल्गा इंटल। मैं फिर से एक बार और दोबारा बोलूंगा, बल्गा इंटल। और ये क्या रहेगा? दैट इज द कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड दी लीड। तो इसको बोलोगे कसाई जी टीला, कसाई जी टीला, टीला, कसाई जी टीला। नेक्स्ट क्या बोलोगे आप यहाँ पे? देखो यहाँ पे एक न्यूमोनिक्स से मुझे किसी ने बोला था, चलो मैं वो भी बोल देता हूँ। कोई स्टूडेंट ने मुझे बताया था सर ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। अगर किस में देशभक्ति उभर के आ रही हो तो क्या बोल सकता है? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड देन एसबी। एसबी के बाद में आता है विस्वत, दैट इज एसबी, दैट इज एसबी बोले तो दैट इज द स्टीबम, ठीक है। नेक्स्ट होगा ओ, उससे टेपो। देखो यहाँ पे उससे टेपो, ये ऑस से टेपो, ये ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ये तो हैलोजेंस है, ये तो ऑटोमेटिकली ऐड रह सकते हैं। चलिए इसे भी क्या बोलते हैं? फिर कल बारिश आई, फिर कल बारिश आई, फिर कल बारिश आई। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ये तो इनर्ट गैसेस है, हम इसकी रिएक्शंस भी नहीं देखते। एक्चुअली क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं होते जनरली। एट नॉर्मल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं होते। एक्चुअली इसमें का आर्गन और नियॉन थोड़े से पर्टिकुलर कंडीशंस पे रिएक्ट हो जाते हैं। हम वो सॉलिड स्टेट पे देखेंगे कैसे रिएक्ट होते हैं, ठीक है। एक्चुअली रिएक्शन ही शो नहीं करते, तो इसे तो हमें देखना ही नहीं है। वैसे भी आपको पता ही है कि कौन से हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड दी रेडॉन, जेनॉन एंड दी रेडॉन। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर इसमें सबसे ज्यादा एनवायरमेंट में कौन पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज नाइट्रोजन। अबाउट एयर में, एयर का जो कंपोजिशन होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, अबाउट 27%, और ऑक्सीजन अबाउट 21%। और कौन सा गैस है कि जो एयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? कौन सा गैस है जो एयर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? वो है दैट इज कौन सा गैस, मतलब कौन सा नोबेल गैस। इसे नोबेल गैस बोलोगे आप, इसे क्या बोलोगे? दैट इज नोबेल गैस। तो नोबेल गैस है वो आर्गन, वो क्या रहेगा? आर्गन। तो बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे देखिए, हेलिना कर्ब से फरार, बेटा मांगे, स्कारकूटर, बाप राजी। और यहाँ पे स्काइला एक, टीजर हफ, विनप्टा, कर्मो, मनटकरी, फिर ऑस, कौन रहे इधर? निपटपट, देन कोसिगो एंड देन जनसडमर, बल्गा इंटर, कसाईजी टीला, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास। यहाँ पे देखिए आप, दैट इज उससे टेपो, फिर कल बारिश आई, और दैट इज हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड दी रेडॉन हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर अब मैं क्या करने वाला हूं, अब यहाँ पे देखो, इस बोरॉन से यहाँ पे अगर मैं डायगोनल डाल दूं, देखो इस तरीके से बोरॉन से क्या डाल दूं यहाँ पे? डायगोनल। तो ये देखिए आप, ये बोरॉन है, देन सिलिकॉन है, देन आर्सेनिक है, देन आर्सेनिक के बाद में ये देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास में स्टीबम, दैट इज स्टीबम। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो टेलुरियम हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? टेलुरियम। ये एलिमेंट्स देखिए आप। देन पोलोनियम, क्या हो जाएगा? पोलोनियम। कितने एलिमेंट्स हो गए? एक और उसके साथ में हम यहाँ पे लेके चलते हैं, दैट इज द सेलिनियम, ठीक है। दैट इज द सेलिनियम, दैट इज, ये हो गया एंटीमनी। ये देखो बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, सेलिनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलुरियम हो गया, और क्या हो जाएगा? पोलोनियम। ये क्या हो जाएगा? पोलोनियम। ये सारे के जो मैंने सात को सर्कल किया है, ये क्या रहेंगे? यहाँ पे ये रहेंगे मेटालाइट्स। मेटालाइट्स का मतलब होता है कि जिनमें मेटालिक एज वेल एज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होंगी, उन्हें क्या बोलोगे आप? दैट इज द मेटालाइट। फिर से सुनिएगा, मैंने यहाँ से एक डायगोनल डाला है, ये डायगोनल के इधर के सारे क्या रहेंगे? नॉन मेटल। ये डायगोनल के इधर के सारे क्या रहेंगे? नॉन मेटल। अगर देखो साइमल्टेनियसली आप लिखते चलो कि ये डायगोनल जो डाला है, ये डायगोनल के इधर के सारे क्या रहेंगे? मेटल रहेंगे। और ये जो 7 है, 7 है, इनको हमने क्या किया है? यहाँ पे सर्कल किया है, एन सर्कल किया है, तो ये क्या रहेंगे? मेटालाइट रहेगी। क्या रहेंगे? मेटालाइट। मतलब इसमें मेटालिक कैरेक्टर भी रहेंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी रहेंगे, और बाकी सारे के सारे जो इसके अलावा है वो सारे के सारे क्या रहेंगे? मेटल रहेंगे। सारे के सारे क्या रहेंगे? यहाँ पे मेटल रहेंगे। समझ में आ रही बात? यहाँ पे फिर से सुनिएगा, यहाँ से डायगोनल डाला, इधर वाले क्या रहेंगे? नॉन मेटल, इधर वाले क्या रहेंगे? मेटल, और बीच वाले इनको 7 सर्कल किया है मैंने, इनको क्या बोलोगे आप? दैट इज द मेटालाइट। अब यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं, चलो स्पेस है तो, that's modern periodic table contain, इसमें देखो टोटल 11 गैसेस है। 11 क्या है? इसमें गैसेस है। टोटल 11 क्या है? यहाँ पे गैसेस है, और 5 जो है वो क्या रहेंगे? लिक्विड रहेंगे। 5 क्या रहेंगे? लिक्विड रहेंगे। टोटल इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में
118 एलिमेंट रखने के लिए जगह बनाई गई है। अगर उस 118 में से एलिमेंट में से आप देखोगे तो टोटल 11 जो है वो क्या है, गैसेस है, और 5 क्या रहेंगे यहाँ पे, लिक्विड रहेंगे। 5 क्या रहेंगे, लिक्विड रहेंगे। और लिक्विड कौन कौन से रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। गैस तो आपको पता है, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये तो 5 हो गए गैस। ये 5 क्या, सॉरी कितने हो गए, 6 गैसेस हो गए। उसके बाद में नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, फ्लोरीन गैस होता है, और कौन सा गैस होता है, दैट इज द क्लोरीन भी गैस होता है। ये हो गए 4 और ये 6, कितने हो गए 10। और हाइड्रोजन को तो आपने छोड़ ही दिया, दैट इज हाइड्रोजन 1। कितने हो जाएंगे, टोटल 11 गैसेस हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, ये 6 हो गए गैस, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड दी रेडॉन। उसके बाद में मैंने आपको बोला है फ्लोरीन, क्लोरीन, ये भी गैस है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 10 हो गए, ये भी गैसेस हैं। और एक क्या है, हाइड्रोजन, ये भी गैसेस हो गए। टोटल 11 गैसेस हो गए, 11 गैसेस हो गए। अब 5 लिक्विड सुनिएगा। 5 लिक्विड में सबसे पहला जो लिक्विड है वो देखिए यहाँ पे, पहला लिक्विड है ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद में मर्क्यूरी, ये आपको पता है, मर्क्यूरी जो थर्मामीटर में यूज किया जाता है, मर्क्यूरी जो थर्मामीटर में पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, वो यूज किया जाता है। दैट इज मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, मर्क्यूरी इज अ लिक्विड। ये देखिए गैलियम, एक नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, गैलियम है। गैलियम के बाद में देखिए नेक्स्ट जो गैलियम है, गैलियम के बाद में यहाँ पे मेरे पास सीजियम है, और सीजियम के बाद में फ्रांसियम है। एक्चुअली ये जो 3 है ये समर में लिक्विड हो जाते हैं। किसमें लिक्विड हो जाते हैं, समर में लिक्विड हो जाते हैं, मतलब हॉट कंडीशन में ये लिक्विड हो जाते हैं। एक्चुअली टोटल कितने रहेंगे, नॉर्मल कंडीशंस अगर विंटर की बात करोगे तो ब्रोमीन और मर्क्यूरी ही यहाँ पे लिक्विड है। ब्रोमीन और मर्क्यूरी ही क्या है, यहाँ पे लिक्विड है। लेकिन समर में गैलियम, सीजियम और फ्रांसियम क्या हो जाते हैं, लिक्विड हो जाते हैं। तो आपको पूछ लिया गया कि बताइए पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ जो लिक्विड रहेंगे वो टोटल कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। फिर दैट इज ब्रोमीन, और क्या रहेगा, मर्क्यूरी, देन गैलियम, देन सीजियम एंड दी फ्रांसियम। ये कब रहेंगे, 3 समर में रहेंगे। उसके अलावा 11 गैसेस है। देखो 11 गैसेस अगर हो सकता है तो मैं लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद में दैट इज क्लोरीन है, और उसके बाद में नोबेल गैसेस 6 क्या रहेंगे यहाँ पे, नोबेल गैसेस। टोटल 11 हो गए। और बाकी ये जो रिमेनिंग रहेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। अब लिक्विड हो गए, गैस हो गए, तो बाकी जो बचे हैं वो क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। एक बात और सुनिएगा, ये जो फ्रांसियम है, ये फ्रांसियम क्या होता है, ग्रीन कलर्ड, ग्रीन लिक्विड होता है। क्या होता है, ग्रीन लिक्विड। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये ग्रीन कलर का लिक्विड होता है। दैट इज फ्रांसियम इज अ ग्रीन कलर लिक्विड होता है। और ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव लिक्विड। चलो मैं लिख ही देता हूं कि दैट इज द फ्रांसियम इज अ ग्रीन कलर, दैट इज ग्रीन रेडियो एक्टिव क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, रेडियो एक्टिव लिक्विड रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप कि फ्रांसियम इज अ ग्रीन कलर्ड रेडियो एक्टिव लिक्विड। मतलब रेडियो पे एक्टिव नहीं, रेडियो एक्टिव का मतलब होता है जिसमें से एमिशन होता है, जैसे कि अल्फा, बीटा और गामा का जिसमें से एमिशन होता है लगातार, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव लिक्विड। क्या कहते हैं उसे, रेडियो एक्टिव लिक्विड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दैट इज फ्रांसियम की। एक बात फ्रांसियम की आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आप कि ये जो हीलियम है, ये हीलियम जो है, हीलियम देखो यहाँ पे, ये जो हीलियम है आपको पता है बलून को फिलअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हीलियम। जो बलून होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं ऊपर जाते हैं, उसमें कौन सा गैस होता है, हीलियम होता है। कौन सा होता है, हीलियम होता है। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एलिमेंट्स आर इन द पीरियोडिक टेबल्स आर क्लोरीन, तो मैं यहाँ पे लिख के चलता हूं कि दैट इज द क्लोरीन हैव हाईएस्ट क्या बोलोगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, एकदम इजीली क्या कर लेगा, झपाक से उस पर क्या मारेगा, छलांग मारेगा और इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये गैलियम जो है, ये गैलियम हाई क्वालिटी थर्मामीटर में यूज किया जाता है। सो दैट इज द गैलियम किसमें यूज किया जाता है, हाई क्वालिटी थर्मोमीटर में गैलियम यूज किया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि गैलियम यूज इन हाई क्वालिटी थर्मोमीटर। एक्चुअली ये पूछा गया है तो वो क्वेश्चन ही उठा रहा हूं मैं यहाँ से, सीधा जो बातें एक्चुअली बुक्स में क्या होती है, ये सारी बातें एक जगह पे लिखी नहीं होती है, अलग अलग जगह पे लिखी होती है। ये जो सारी बातें मैं जो बोल रहा हूँ आपसे या कुछ लिख भी रहा हूँ साथ ही साथ, ये सारी बातें बेटे बुक में जो होती है ये अलग अलग जगह पे होती है। बहुत मेहनत लगती है उन्हें एक जगह पे लाने की कोशिश करने की। मैं तो स्लो लेके चल रहा हूँ
कि देखिए ये गैलियम जो है इट इज यूज इन हाई क्वालिटी थर्मोमीटर, हाई क्वालिटी थर्मोमीटर। उसके बाद में ये पोलोनियम दिख रहा है आपको, पोलोनियम का अगर मैं 210 ले लू, पोलोनियम 210, इसका एक क्या ले लू, आइसोटोप लू, पोलोनियम 210, दैट इज द पोलोनियम 210 ले लिया मैंने यहाँ पे, दैट इज द पोलोनियम 210, मतलब आइसोटोप लिया है। इट इज अ सुपर पॉइजन, इट इज ए सुपर पॉइजन, सुपर पॉइजन, सुपर पॉइजन समझ में आता है? दैट इज गलत हो गया, ये मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, दैट इज सुपर पॉइजन, बोले तो सारे दुख दर्द की दवा, ठीक है, समझ में आता है? सुपर पॉइजन, सुपर पॉइजन, ठीक है, इतना इतना टॉक्सिक होता है। उस तरीके से मर्क्यूरी भी टॉक्सिक होता है और ये भी टॉक्सिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे और कुछ रहा, तो यहाँ पे देखिए ये जो टंगस्टन है, ये टंगस्टन मैंने बोला है दे हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। साथ ही साथ लिखिएगा कि टंगस्टन W दे हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इसका एक और पॉइंट है, मैं अभी नहीं बताने वाला, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम तब बताऊंगा, ठीक है। इसका क्या एक्चुअली D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D5 से ज्यादा स्टेबल होता है। हमने देखा था कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम का D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 से ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन ये उसके नीचे का ही एलिमेंट है ना, देखो यहाँ पे दैट इज द क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टन, इसका भी D5 केस होना चाहिए था, लेकिन D4 केस ज्यादा क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये कई बार पूछ लिया जा सकता है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो आपको डेफिनेटली मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जो है ये दिख रहा है आपको, दैट इज कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड दी गोल्ड, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, इसे कहते हैं कॉइनेज, इन्हें क्या कहते हैं, कॉइनेज मेटल, क्या बोलते हैं इन्हें, कॉइनेज मेटल। एक्चुअली पुराने जमाने में इसके कॉइन बनते थे, अभी तो नहीं बनते, अभी भी बनते हैं, ठीक है। सो दैट इज द कॉपर गोल्ड और सिल्वर, पुराने जमाने में इसके कॉइन बनाते थे, तो इसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉइनेज एलिमेंट, क्या बोलते हैं इनको, कॉइनेज एलिमेंट। तो देखिए मुझे जो जो पॉइंट यहाँ पे याद आ रहे हैं तो मैं सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैंने बताया आपको कि जो है क्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला एलिमेंट है, पोलोनियम सुपर पॉइजन है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कोसिगो, कॉपर सिल्वर एंड द गोल्ड, इन्हें क्या बोला जाता है, कॉइनेज एलिमेंट बोला जाता है, कॉइनेज एलिमेंट। और गैलियम को जो है किसमें यूज किया जाता है, हाई क्वालिटी थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। गैलियम को क्या किसमें यूज किया जाता है, हाई क्वालिटी थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे और कुछ देख सकते हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन तो पीरियोडिक टेबल में अनप्रेडिक्टेबल है, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैंने जो सबसे पहला जो कॉलम बोला है इसे क्या कहते हैं हम, दैट इज द अल्कली मेटल, क्या कहते हैं इन्हें, अल्कली मेटल। और जो सेकंड कॉलम है उसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या बोला जाता है उन्हें, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, मेटालाइट कौन से हैं, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता के साथ ही साथ चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और बात ध्यान में रखिएगा, दैट इज सीजियम, सीजियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप गैसियस स्टेट में अगर एक्सप्लेन कर पाते हो, सीजियम इन गैसियस स्टेट, सीजियम इन गैसियस स्टेट, चलो ऊपर लेके चलता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे जो सीजियम अगर गैसियस स्टेट में होगा, सीजियम इज गैसियस स्टेट में होगा, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट विच एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर वहां पे एक्वियस सॉल्यूशन होगा, मतलब वाटर अगर होगा, तो इस केस में लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आप कि लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वियस मीडियम। वाटर अगर डाल दिया जाए तो वाटर बोले तो एक्वा, अगर वाटर का मीडियम लेके चलते हैं तो लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। अगर गैसेस स्टेट में अगर लेके चलोगे आप तो सीजियम क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। मैं आगे आपको बिल्कुल वो भी बताने वाला हूं, इसी टॉपिक में पीरियोडिसिटी में ही हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। और एक बात और ध्यान में रखना कि दैट इज आयरन, आयरन इज द हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अबाउट कितनी हो जाती है, 8 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 8.5 टू 8.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी होती है इसकी। बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, दैट इज सबसे ज्यादा जो होती है वो किसकी होती है, आयरन की होती है। इसलिए आपको पता है बिल्डिंग्स बनाने में आयरन का यूज किया जाता है, कॉलम्स जो बनाते हैं, जो स्लैब्स वगैरह बनाते हैं, तो आयरन का यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज द आयरन हैव द हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट और ध्यान में रखिएगा, दिस आर द सिल्वर, सिल्वर इज द गुड कंडक्टर, these are the good conductor of किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगा, सिल्वर। तो आप बोलोगे सर हम जो घर में जो सिल्वर वायर क्यों नहीं यूज करते, तो सिल्वर वायर इसलिए यूज नहीं करते, अगर सिल्वर वायर अगर हमने यूज कर लिया जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो फिर चोरों की क्या हो जाएगी, चांदी हो जाएगी।
चोरों की चांदी हो जाएगी, इस वजह से उसको यूज नहीं किया जाता। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि दैट इज द सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ध्यान में रखिए टंगस्टन बताया, टंगस्टन क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा अबाउट 3300 समथिंग डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर चला जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज टंगस्टन। और उसके बाद में ध्यान में रखना है ऑस्मियम। ऑस्मियम क्या है, इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, हाईएस्ट, दे शो दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +8 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता है। ये देखेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो लेकिन अगर ये बातें आपके ध्यान में आती है तो जब मैं एक्चुअल में पढ़ाऊंगा इसे तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन दैट इज द ऑस्मियम, ऑस्मियम शो दी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अबाउट +8 तक के किसमें बता देता है, OSO4 में बताता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में ऑस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, +8 तक चली जाती है। देखो कितना गिचड़ पिचड़ कर दिया है मैंने इसको। लेकिन चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आपको बोलूं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो मोस्ट डेंसेस्ट एलिमेंट्स आर आल्सो ऑस्मियम। चलिए लिख के चलता हूं यहाँ पे, मोस्ट डेंसेस्ट भी कौन रहेगा, ऑस्मियम ही रहेगा। मोस्ट डेंसेस्ट ऑस्मियम एंड द इरिडियम दोनों होते हैं। मोस्ट डेंसेस्ट एलिमेंट अमंग द पीरियोडिक टेबल इज द ऑस्मियम। ऑस्मियम अगर आप देखोगे तो ऑस्मियम 27 टाइम डेंसेस्ट होता है देन दैट ऑफ द आयरन। फिर से सुनिएगा, मोस्ट डेंसेस्ट जिसमें डेंसिटी ज्यादा होगी पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे आप तो जो ऑस्मियम है उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। मगर अगर आयरन के कंपैरिजन में अगर देखोगे आप तो वो आयरन से 27 गुना ज्यादा डेंसेस्ट होता है, दैट इज द ऑस्मियम, ठीक है। और ये इरिडियम भी क्या होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो निकेल, प्लैटिनम और पैलाडेनियम एंड दी प्लैटिनम, इनको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगर मुझे क्या करना है, किसी कंपाउंड के ऊपर चाहे वो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर मुझे हाइड्रोजन गैस पास करना है तो ये कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं। क्योंकि ये क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को क्या कर लेते हैं, अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं, हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए इनको कैटालिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। तो इट इज यूज इन कैटालिटिक, दैट इज इट इज यूज इन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब मेरे पास में जगह नहीं है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, निकेल, प्लैटिनम एंड पैलेडिनियम, इनको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। आपको बात समझ में आ गई होगी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये जो रेडियम है, रेडियम यूज इन रेडियोथेरेपी, रेडियम यूज इन रेडियोथेरेपी होती है ना, रेडियोथेरेपी डिसीज का ट्रीटमेंट करने के लिए रेडियो एक्टिव रेस का बम्बारमेंट किया जाता है, तो उसमें रेडियोथेरेपी में रेडियम का यूज किया जाता है। रेडियम समझ में आता है, रेडियम हो गया, ये रेडियम आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच emit द अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशन व्हिच इज कॉल्ड एज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है। तो दैट इज द इमैच्योर सेल्स जो टिश्यूज होते हैं उनको दैट इज द डिस्ट्रॉय करने के लिए, कैंसरस जो इमैच्योर जो सेल होते हैं या टिश्यू होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडियोथेरेपी में रेडियम का यूज किया जाता है। दैट इज हाई कॉस्ट होता है, उसका बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो देखिए मुझे जितनी बातें रिमाइंड हुई है मैंने सारी बातें यहाँ पे बताने की कोशिश की है। बाकी जो बातें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं इसके बाद में ये जो पीरियोडिक टेबल है ये अब नहीं निकालूंगा। तो आपको क्या करना है, आप देखो आपने जो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में आपने लोथरमेयर कर्व तक के आपने सब लिखा है, लेकिन आपको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में मैंने कुछ पॉइंट लिखा के दिए, वो पॉइंट लिख लो आप मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है जो कि मोजले ने दिया था, हेनरी मोजले ने 1913 में। उसके बाद में आपको ये अच्छे से पीरियोडिक टेबल आपकी कॉपी में बनाना है। इस पे मैंने जिस तरीके से यहाँ पे खराबा किया है आपकी कॉपी में आप प्लीज खराबा मत कीजिए इस तरीके से। और क्या करना है, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं वो उतने पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना है, लिखना है। और कुछ और भी इसके अलावा अगर जो पॉइंट रहते हैं मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट जो है, इसके आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट है इन्हें कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो थर्ड ए से लेकर 8A तक जो एलिमेंट है इन्हें कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और दोनों के बीच में जो सैंडविच की तरह फंसे हुए एलिमेंट है, ये 10 कॉलम जो दिख रहे हैं आपको, इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसे अच्छे से पीरियोडिक टेबल अच्छे से आप आपके कॉपी में बड़े इसमें बना सकते हो, ठीक है। आपके बुक्स में वगैरह दिया है, या फिर 10-20 रुपए की कहीं भी पीरियोडिक टेबल की कलर्ड कॉपी मिल जाती है। कलर्ड कॉपी रहेगी तो ज्यादा बेहतर होगा, आपको समझ में आएगा कि इसमें मेटालाइट कौन से है, मेटल कौन से अलग अलग कलर से बताए होते हैं, ठीक है। उनके एटॉमिक मास नंबर भी दिए होते हैं। हमने एटॉमिक मास नंबर लेके चले क्योंकि
एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे ही मोजले ने अरेंजमेंट की थी। इसके आगे का हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।